हेलो हाय सलाम माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम है वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में एक सैम्पल पेपर हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स 1 का। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड लगातार देखिए, बिना स्किप किए देखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आपका रिवीजन अच्छा हो सके, है ना। एक सैम्पल पेपर है हमारी स्कूल का जो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के for which the graphical representation of simultaneous equation x minus 2y is equal to 4 and 2x plus ky is equal to minus 12 are parallel। देखिए भाई, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया है। जब दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दी जाती है और उसका फिगर रिप्रेजेंटेशन आपको पैरेलल दिया गया है, यानी एक तरह से दोनों जो इक्वेशंस है आपको यहाँ जो दी गई है, जैसे कि पहली इक्वेशन आपकी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये आपकी पहली इक्वेशन है ना। और दूसरी इक्वेशन आपकी 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू माइनस 12, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। यानी जब हम इसको कंपेयर करते हैं a1 a2 की जो वैल्यूज़ है वो हम लिखते हैं यहाँ पर, है ना। और b1 b2 की जो वैल्यूज़ है वो भी हम यहाँ लिखते हैं। c1 c2 की वैल्यू 4 है ना, c2 क्या है -12, ये सारी वैल्यू हम लिखते हैं। तो इसने हमको एक लाइन बोला कि भाई ये लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल कब होती है? जब a1 अपॉन a2 का रेशो, b1 अपॉन b2 का रेशो और c1 अपॉन c2 का रेशो सब इक्वल होता है। यानी हमने जो एक वीडियो में देखा, देखो मैं आपको दिखा दूं, हमारे चैनल पर ये वाला वीडियो जो है आपने देखा होगा। इसमें हमने आपको बताया है कि जब भी कभी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती यानी पैरेलल होती है तो उसका नो सोल्यूशन हम कहते हैं, है ना, एक तरह से। तो यहाँ पर हमको पैरेलल बोला है और नो सोल्यूशन। इसको इस क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा सा एक दूसरा वे भी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। ऐसे ही बोलेगा तो भी जो है आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। तो आपको a1 a2 क्या है, आपको जो वैल्यूज है वो रखना है। b1 क्या है आपका -2 और k आपका वैल्यू, आपको क्या है k का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप बस जो रेशो आपने लिख दिया इसको ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। k1 जा k -2 2 जा 4, तो k का वैल्यू आपका -4 आ जाएगा। तो -4 जो है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, है ना। तो आप पेपर में लिखेंगे कैसे? मान लीजिए ये आपका आंसर शीट है ना। अब आप लिख रहे हो, आप लिखेंगे इस तरह से, है ना, क्वेश्चन नंबर 1A ऐसे लिखोगे आप। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया है ऑप्शन बी है आपका, है ना। ऑप्शन बी है ना, देखो यहाँ पर ऑप्शन बी -4 है आपका। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? ऑप्शन बी -4 ऐसे आप आंसर लिखेंगे अपने आंसर बुकलेट में। देन फिर क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से उसका जो भी सही ऑप्शन रहेगा और जो ऑप्शन में उसका क्या आंसर है वो भी आपको आगे लिखना होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे आपको बोला गया इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + kx + k = 0 आर रियल एंड इक्वल। आपने प्रैक्टिस सेट 2.5 में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व किए हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, यानी उनका जो नेचर होता है यानी डेल = 0 होता है। तो आपको k का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए रेफर करने के लिए हमारे पास जगह होना चाहिए। तो x² + kx + k = 0। अब ये आंसर राइट आंसर कैसे क्या आ रहा है ना। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 1, b आ जाएगा आपका, p क्या होता है? x का कोएफिशिएंट यानी k, c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म यानी वो भी यहाँ पर k है। a जो होता है आपका x² का कोएफिशिएंट होता है, सबको पता होगा ये सब चीज़ें, है ना, आपने तो सॉल्व भी किया होगा। तो जब हमने कंपेयर कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से ABC की वैल्यू निकाल दी, फिर हमको जो उसमें क्वेश्चन में बोला है, जो कंडीशन बोली है वो क्या बोला है? द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब होते हैं? जब डेल = 0 होता है। जब डेल = 0 होता है यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जब 0 आता है तब हम कहते हैं कि उस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। तो डेल का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, सबको पता ही है। तो बी क्या आपका के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1, सी मीन्स के, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 1 4 एंड 4 के जा के। इस तरह से आपने इतना किया। तो के का कॉमन अगर आप निकलेंगे तो के माइनस 4 बचेगा आपके पास। देन फिर आप के जीरो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक के को दे दोगे, एक के माइनस 4 को दे दोगे, यानी के की दो वैल्यू है, के इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा के इज इक्वल टू +4, यानी 0 और 4 आपकी दो वैल्यू आएगी। तो यानी आपने इसको सॉल्व करके देखा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। वैसे आपके टेक्सचुअल ही है, जितने भी MCQs और क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन आते हैं और 3 में जो क्वेश्चन आते हैं सारे आपके टेक्सचुअल ही होते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1/4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चन है ना आ ही नहीं रहे हैं, है ना। ये बहुत ईजी होता है, बहुत से बच्चे छोड़ दे रहे हैं इसको, जबकि इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमको। अब आप यहाँ देखते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी दिया है, समझ लीजिए 1/4, है ना। ये फेलियर का प्रोबेबिलिटी है। तो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी होगा या ए डैश होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपको मालूम करना होगा, यानी सक्सेस का प्रोबेबिलिटी आपको मालूम करना है। तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए, यानी पी ऑफ ए डैश मालूम करने के लिए आपको 1 माइनस पी ऑफ ए लिख, इस तरह से फॉर्मूला होगा आपका। तो 1 माइनस पी ऑफ ए मीन्स 1/4, 1 से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1/4 को तो क्या आएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4, तो 4 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का आपको आ जाएगा। तो इस तरह का कोएफिशिएंट बहुत ही, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो 3/4 आपका आंसर है, ये रहा आपका ऑप्शन बी 3/4, है ना, 3/4। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला इसने, द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप्स इज टू बी शोन बाय पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में हमको जो है ना ब्लड ग्रुप वाले पर्सनस का ग्रुप को क्लासीफाई करना है, अलग अलग ब्लड ग्रुप वालों को। द पर्सनस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप आर 40%, व्हाट शुड बी द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ द पर्सन ओ ब्लड ग्रुप। अगर ओ ब्लड ग्रुप वालों का जो परसेंटेज है कितना है, 40% है, तो उसका जो सेंट्रल एंगल क्या होगा। तो सेंट्रल एंगल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमको परसेंट दिया है 40%, उसको हम क्या करेंगे 100 से, यानी टोटल से डिवाइड करेंगे और 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 1 0 यहाँ से कैंसिल गया, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, बस 4 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 6 24, कैरी ओवर 2, 4 3 12, 12 + 2 14, 144 डिग्री आपका आंसर आ गया, 144 डिग्री। तो आपका 144 डिग्री कहाँ है भाई, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी जो है आपका 144 आपका राइट आंसर है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ना इस पेपर के यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से इसको करना है, ये मैंने रफ वर्क करते हुए आपको एक साथ बता रहा हूँ मैं, और इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ये पेपर भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल वसीम खान पर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, और वहाँ पर बहुत सारे मैंने PDF वगैरह दे रखे हैं आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का बी चलेगा ना, हाँ 1 का बी। देखिए क्या बोला है, राइट द इक्वेशन x/4 + y/3 = 4 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + by = c, ऐसा होता है, यानी लीनियर होना चाहिए ना। ये लीनियर है क्या, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, x/4 + y/3 = 4। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, या नीचे 4 है ना, या 4 है या 3 है, इसको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, तो 12 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 12 इंटू x/4, तो लीनियर हो जाएगा ये, 12 इंटू y/3
इज इक्वल टू 12 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा आपका 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा 48, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 48। ये आपका लीनियर बन गया, देख रहे हो। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ मैं, है ना, ठीक। ठीक है, इस तरह से आपकी इक्वेशन बन गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट एपी। फाइनाइट सेट मतलब जिसके अंदर आगे जाएगा नहीं, वो किसी खास नंबर पे आके रुक जाएगा। तो हम लोग फाइनाइट एपी, तो देखो 1 2 3 4 5 नंबर का एपी है एक तरह से। वैसे इसको सेट में नहीं लिखना है फाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट जो है ना वो सेट से डिनोट हम करते आ रहे हैं। 9th क्लास में हमारा जो पहला चैप्टर था, सेट चैप्टर था, उसमें फाइनाइट हमने पढ़ा है, फाइनाइट सेट। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये आपका एपी हो गया। आप 2 4 6 8 10 तक लिख के आप छोड़ सकते हैं। 3 का टेबल आप 10 तक लिख के छोड़ सकते हैं, है ना। ये फाइनाइट ही एक तरह से एग्जाम्पल होगी एपी की, जिसमें डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक। एक ही लाइन का है, 1 मार्क्स का। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ वॉच इज 200 रुपीज, द रेट ऑफ CGST is 6%, फाइंड द SGST पेएबल ऑन द वॉच। आपको तो पता है कि CGST, रेट ऑफ CGST एंड रेट ऑफ SGST बोथ आर सेम, है ना, दोनों सेम होता है। तो 200 रुपीज पर अगर आप फाइंड करेंगे CGST SGST, है ना, कितना 6% होगा दोनों का। तो अगर आप 200 रुपीज का रेट ऑफ GST अगर लगाएंगे किस पे, 200 रुपीज पर, तो 6% मीन 6/100, 2020 गेट कैंसिल, तो दैट इज 12 रुपीज। SGST कितना हो जाएगा आपका, 12 रुपीज, समझे। तो इस तरह से आपका आंसर जो है 12 रुपीज आएगा, ठीक। Now move on, next one, question number 4, how many possibilities are there in selecting one card randomly from card bearing number 10 to 20। एक बॉक्स है या उसमें कुछ कार्ड्स है ना, और कार्ड्स पे नंबर जो लिखा हुआ है वो 10 से लिखा हुआ है। तो 10 वाला कार्ड भी है, 11 वाला भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, अगर आप देखें तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वो N(SM) दिखाएंगे। तो ये टोटल कितना हो रहा है, 11 हो रहा है ना। कितने आउटकम्स आ रहे हैं, एक तरह से 11 आ रहे हैं, है ना, आप देख सकते हैं। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन सिलेक्टिंग वन कार्ड रैंडमली फ्रॉम कार्ड्स बियरिंग नंबर 10 to 20। तो 11 पॉसिबिलिटीज जो है एक तरह से आ रही है, ठीक। हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस है। अब आप देखेंगे, टू ड्रॉ द ग्राफ 4x + 5y = 19। ये क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ये क्वेश्चन आपको दिया और इसमें बोला है कि अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं हम लोग, तो y का वैल्यू क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देख सकते हैं आप, तो यहाँ 1 रख दो आप, तो 4 1 4, 4 19 के माइनस में जाएगा तो 15 आ जाएगा, है ना। 15 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 = 15, तो 3 आंसर आ जाएगा आपका। 4 बॉक्सेस फिल करने हैं और 2 मार्क्स इजीली आप ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्टिविटी टाइप, आई एम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माय स्टैंडर्ड फॉर्म इज, सो है ना, क्या है, ax² है प्लस bx प्लस c = 0। ऐसे आपको लिखना है। पहले आप लिखेंगे, देन फिर आप बॉक्स बनाएंगे पेन से या पेंसिल से, ठीक। हाँ, माई रूट्स आर 3 and 4, यानी अल्फा बीटा एक तरह से दिया है। तो सम ऑफ द रूट्स यानी 3 + 4 यानी 7, सम ऑफ द रूट, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी दोनों का मल्टीप्लाई, 3 4 = 12। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, याद रखिए,
आपने प्रैक्टिस सेट 2.5 में ऐसा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस या माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, है ना, इस तरह से किया ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, यानी सम ऑफ द रूट्स, तो 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या 12 है। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इस तरह से जो आपका इक्वेशन बन जाएगा। प्रैक्टिस सेट 2.5 में देख लेना, जो पॉइंट टू बी रिमेंबर वाला पॉइंट, उसमें जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है जिसमें ये आपको एक तरह से दिया है, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ ठीक। कंप्लीट द एक्टिविटी टू प्रिपेयर अ टेबल शोइंग द कोऑर्डिनेट विच आर नेसेसरी टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए टेबल कंप्लीट करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना नहीं है, बनाने के लिए टेबल कंप्लीट करना है। तो बहुत इजी होता है। क्लास आप यहाँ देख सकते हैं 18 to 19, 90 to 20, 20 to 21, और सब ये जो है कंटिन्यूस क्लास है, तो 21 से 22 जाएगा ये, है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्लास मार्क वाला है, तो इसमें क्लास मार्क बनता कैसा है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोअर लिमिट ऑफ क्लास और अपर लिमिट ऑफ क्लास दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं, और तब जाके हमारा जो है ये क्लास मार्क या क्लास इंटरवल हमारा आता है ना। तो अगर आप देखोगे क्लास में गैप कितना है, एक एक का गैप है, तो 18.5, 19.5, ये आ जाएगा 20.5, और यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। फ्रीक्वेंसी अगर आप यहाँ देखोगे, है ना, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपको बस देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 20 पॉइंट, अगर आप ये देखते हो ये वाला 20.5, यानी क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के कॉलम को, यानी ये एक्स वाला कॉलम है, ये एफ वाला कॉलम है, दोनों को एक साथ लिखकर कोऑर्डिनेट बनाया है, यानी क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर भी क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी लगाए, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी 13 लिखा, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे हम लोग। ईजी है ना, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यहां से भी देख के आप लिख सकते हो। ठीक, अच्छा, कोऑर्डिनेट बनाए तो यहाँ पे क्या बनेगा 18.5, 4 बन गया आपका। इजी है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 बॉक्स फिल करने। मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 2B। अब अगर यहाँ देखते हो आप, ये जो क्वेश्चन आप इस वक्त, इफ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3, is the solution of 3x plus ky is equal to 3, then find the value of k। अगर ये जो इक्वेशन यहाँ जो दी गई है, आप जो देख रहे हो, इस इक्वेशन का ये दोनों जो नंबर्स हैं, यानी वैल्यूज हैं, किसकी, x की और y की, क्या ये इस, अगर इस इक्वेशन के सोल्यूशन है तो k का वैल्यू क्या होगा आप बताइए। यानी आपको करना क्या पता है, ये जो इक्वेशन आपको दिया ना 3x प्लस के वाई इक्वल टू 3, उसमें x की जगह पे आपको है ना 5 पुटअप करना है ऐसे, और y की जगह पे ना आपको 3 पुट करना है ऐसे। तो 3 5 15 प्लस ये 3k इज इक्वल टू 3। आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 15 के माइनस में 3 को लेकर आ जाएंगे, और यहाँ माइनस देखिए 3 के यहीं रहने दो, 3 के माइनस में 15 को लेकर चले जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा -12, और ये 3 के, 3 1 3, 3 4 12, यानी k इज इक्वल टू -4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। नेचर निकालना है, यानी आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको पहले कंपेयर करना है, एबीसी का वैल्यू निकालना है, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, उसी से आप नेचर पता लगा पाओगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म रहता ही है। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
तो ए का वैल्यू आ जाएगा आपका 2, बी का वैल्यू आ जाएगा -7, है ना, और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2। तो आपको डेल का वैल्यू फाइंड करना है, b² - 4ac। इसी के फॉर्मूले से जो है हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो b का है -7 का स्क्वायर, 4 इंटू a मीन्स 2, c मीन्स 2, तो 7 का स्क्वायर का हो जाएगा 49, -4 2 8, 8 2 16, कितना हो जाएगा 33। तो डेल्टा का वैल्यू कितना है, 33 आया है। 33 आया मीन्स जो डेल का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब द रूट्स आर रियल, देयरफॉर द रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल। इस तरह से आपको लिखना रहेगा रीजन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एक एपी दे दिया 7 13 19 25 और बोलता है कि 19th टर्म मालूम कीजिए आप। 19th टर्म क्या होता है, ठीक। तो इसका पेपर ये हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि कैसा है ना, स्क्रीन शिफ्ट होती है बार बार, ठीक। 7 13 19 25। जब भी आपको कभी इस तरह का एपी दे दिया जाए तो कोई टर्म फाइंड करने बोले जाए, जैसे अभी 19th टर्म इधर पे शायद फाइंड करना है ना, देखो हाँ 19th टर्म फाइंड करना है। तो 19th टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास ए और डी यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपके पास होना चाहिए। तो कहाँ से आएगा, तो पहले आप टर्म डिसाइड कर लो। पहला नंबर हो जाता है आपका, फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म जो है आपका सेकेंड नंबर होगा, थर्ड टर्म जो है आपका वो थर्ड नंबर होगा, फोर्थ टर्म जो है आपका फोर्थ नंबर होगा। पहले आप डिफरेंस निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर लो, 13 - 7 दैट इज 6, है ना। एक बार और निकाल लीजिए, और T4 - T3, 25 - 19, ये भी आपका कितना आता है 6 ही आता है ना। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो हम यहाँ पे Tn का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, Tn = a + n - 1 × d। n की यहाँ पे आपको 19 रखना है, क्योंकि आपको 19th टर्म मालूम करना है। तो a जो है आपका हो जाएगा 7, 7 + 19 - 1, t मीन 6, तो 7 + 18 × 6, है ना। मल्टीप्लाई कीजिए, 18 6 जा, कोई बात नहीं, टेबल नहीं आते तो, है ना, 108। तो 7 + 108 कितना आएगा 115। तो 19th टर्म जो है आपका 115 आपका आंसर आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब फोर्थ वन, यहाँ पर हमको बोला है कि अ कॉइन इज टॉस एंड अ डाई इज रोल्ड साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस s एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट n ऑफ s। जब भी कभी आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपको आता है, जिसमें आपको बोला जाता है कि, है ना, तो आप लिखना स्टार्ट करते, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, तो आपका एस जो बनेगा उसमें आप लिखेंगे कैसे, हेड के साथ, है ना, आप 1 लिखते जाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। ऐसे कब तक लिखेंगे, जब तक जो आपका डाइज है उसके ऊपर 6 नहीं आता, तब तक आप हेड लिखते रहेंगे, है ना। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक कॉइन और एक डाइस रोल करता है, अब लिखते रहेंगे। H7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके डाइस पे 7 नंबर नहीं आता, है ना। कुछ बच्चे फ्लो में लिख देंगे, तो T1 टेल के साथ भी आप लिखेंगे, पहले हेड के साथ लिखा, आप टेल के साथ लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने आउटकम्स जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 6 आउटकम्स आ गए, यानी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, 12 है। इतना करके आपको छोड़ देना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया है। यहाँ दिया है आपको, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल
फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनाने बोला है ना। ये क्वेश्चन हम यहाँ से ले लेते हैं। ये आपको फ्रीक्वेंसी टेबल यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे हम लोग कभी भी मीडियन फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, जो हमको क्लास दी जाती है, क्लास है ना, जो यहाँ लिखी है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, ये सब दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टली बना था, वर्टिकली हमने लिख दिया। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ दी गई है, वो है 6, 18, 28 एंड 30। फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम करेंगे क्या, देखो ये नंबर तो सेम लिखते हैं हम एज इट इज, तो 6 रहेगा। 18 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12। 28 में से 10 अगर माइनस कर देंगे, माइनस कर रहे हैं हम लोग, हाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10, है ना। 30 में से 28 जाएगा तो बचेगा 2। बन गया आपका। क्या किया हमने, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। ये नंबर एज इट इज जो है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो नंबर रहेगा वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी करेंगे, क्योंकि जब हम मीडियन फाइंड करते हैं, टेबुलर डेटा हमको दिया जाता है, तो हम फ्रीक्वेंसी का जो पहला नंबर होता है वो एज इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सेम टू सेम लिखते हैं। देन फिर हम लोग इस नंबर में इसको ऐड करते जाते हैं, तो ये नंबर बनते जाता है। जो भी नंबर आंसर आता है उसमें हम आगे वाले नंबर को ऐड करते जाते हैं, तब जाके हमारा जो लास्ट नंबर जो n निकलता है ना। लेकिन जब हमको इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी जाती है और फिर फ्रीक्वेंसी मालूम करने बोला जाए, तो आपको माइनस करना होगा, है ना। 6 में से 18 गया तो 12 आया, फिर 10 में से 28 गया तो, है ना, 10 आया, फिर 28 में 30 माइनस हो गया तो 2 आ गया। तो इस तरह से आपके पास सामने ये जो आप देख रहे हैं टेबल आपका रेडी हो गया। इतना करने के लिए जो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब यहां से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज। 1000 रुपीज का मार्केट वैल्यू है। ब्रोकरेज इज सेट इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%। 0.1% से ब्रोकरेज दिया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। यानी जब शेयर सेल कर दिया गया है तो कितना पैसा रिटर्न में मिलेगा। तो याद रखिए ब्रोकरेज माइनस होता है। देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आपको बस करना क्या है, 0.1% यहाँ लिखना है ना। ब्रोकरेज लिखना है यहाँ पर, वहाँ तो रेट ऑफ ब्रोकरेज लिखना है RB। 0.1% मीन्स 0.1 अपॉन 100, 20 कैंसिल कर दो। जैसे आप 0.1 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे ये तो ये हो जाएगा 1, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। अब मार्केट वैल्यू में से आप ब्रोकरेज माइनस कर दोगे तो मार्केट वैल्यू था आपका 1000। 1000 में से 1 रुपी गया तो 999 आपका आंसर आ जाएगा। 999 रुपीज आपका आंसर आएगा। और ये आपका बुकलेट वाला क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है, सिंपल। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी आपके फेवरेट चैप्टर से क्वेश्चन है। उसमें बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन एट नंबर 1 एन एस कार्ड। हाउ मेनी एस कार्ड्स आर देयर, देयर आर 4 एस कार्ड्स, है ना। आपको तो पता है 52 प्लेइंग कार्ड्स में 26 रेड और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, और उसमें भी 13 अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना। आई होप आपको मालूम होगा, मैंने वैसे भी पहले भी पढ़ाया है आपको। 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। उसमें भी जो है 13 जो होते हैं वो हर्ट कार्ड्स होते हैं, ऐसे ये शेप के, और 13 जो होते हैं वो डायमंड शेप कार्ड होते हैं। ये रेड वाले कार्ड होते हैं डायमंड शेप। इसी तरह से यहाँ पर भी एक क्लब कार्ड होते हैं इस तरह से, है ना। क्लब कार्ड 13 होते हैं ये भी, और यहाँ पे 13 स्पेड्स कार्ड होते हैं इस तरह से, ऐसा कुछ उसका शेप होता है। इनके पास भी इक्का यानी एस होता है, तो एक एस इधर पे, एक एस इधर पे, एक एस इधर पे, एक इधर, तो 4 एस होते हैं। तो आपका इधर आप 4 लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस लिखते हैं आप, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना। तो एन ऑफ ए आपका 4 है, तो 4/52, 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12, तो 1/3, 13 जो है आपका आंसर आ जाएगा, 1/13। नेक्स्ट आपको इवेंट बोला है अ क्लब कार्ड। तो क्लब कार्ड कितने होते हैं यहाँ पर, 13 होते हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे देयर आर 13 क्लब कार्ड्स इन 52 प्लेइंग कार्ड्स, है ना। और यहाँ पे आपको सिर्फ 13 लिखना है।
13 डिवाइड बाई 52 अगर आप इस तरह से करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 13 वन 13, 13 फोर जा, तो 1/4 जो है आपका फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा इवेंट बी का। ठीक, ध्यान देंगे यहाँ पर हमारा, वैसे तो दो एक्टिविटी आती है, एक ही करना होता है, हमने दोनों आपको बताया। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3B। अब यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है और उसमें बोला है कि सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो पहले आपको किसी भी लाइन ऑफ इक्वेशन को अगर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना हो तो उसके कोऑर्डिनेट आपके पास होना चाहिए। तो ये इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन आपकी समझ लीजिए ये हो गई। तो ये तो बहुत इजी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले तो आप 3y को यहाँ रहने दीजिए, 12 के माइनस में 2x को भेज दीजिए, y यहाँ रखिए, 12 माइनस 2x अपॉन में 3। यानी अब आपको ना x की ऐसी वैल्यूज लेनी होंगी, है ना, x की ऐसी ऐसी वैल्यूज लेनी होंगी जो यहाँ पुटअप करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 12 से माइनस करेंगे, ताकि ऐसा नंबर हो जो 3 से डिविजिबल हो। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, आप सब स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा वैल्यू यहाँ रखा जाए। तो चलो ना, पहले मैं 0 रखता हूँ। अगर x का वैल्यू मैं 0 रखूँ तो -2 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ये सिर्फ यहाँ बचेगा 12/3। तो 12 3 से डिवाइड होता है ना, 3 1 3, 3 4 12, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। y का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। अगर आपको नहीं समझ में आया, चलिए देखिए मैं कराता हूँ आपको। मैंने क्या किया, पहले मैं 0 रख रहा हूँ, है ना, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। तो देखिए 12 माइनस ये 0 हो जाएगा, है ना, अपॉन 3। 12/3 मीन्स 3 4 12, इस तरह से। यानी जब आप x का वैल्यू 0 रखते हो तो आपको y का वैल्यू 4 मिला है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा क्या बन गया, 0,4 आपका कोऑर्डिनेट बन गया। अब आप यहाँ पर 3 से डिविजिबल नंबर ही ले लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना, जो भी नंबर डिवाइड में रहेगा उसी के टेबल का नंबर आप यहाँ लीजिए, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा ये, अगर मैं x का वैल्यू 3 रखता हूँ तो 12 इज इक्वल टू 12 माइनस 2 3 ज़ा 6, है ना। तो 12 माइनस 6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा ये, 6/3, तो 3 बन जाते, 3 2 ज़ा 6, तो 2 हो गया आपका। y का वैल्यू कितना आएगा, 2 हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2, तो आपका कोऑर्डिनेट बन गया 3,2। इसी तरह से एक पावर पॉइंट लीजिए, 6 ले लीजिए आप, तो 2 6 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 12 0, 0/3, 0/3 मीन 0, तो 6,0 आपका तीसरा भी कोऑर्डिनेट आ गया। तो आपका टेबल तो रेडी हो गया ना, टेबल तो आपका रेडी हो गया। तो इस तरह से आप ना किसी भी इक्वेशन का अगर कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, मतलब ग्राफ पे अगर प्लॉट करना है इस इक्वेशन को, तो उसकी कोऑर्डिनेट आपको इस तरह से लाने होंगे। ये वाला इक्वेशन तो बहुत इजी है, y x के माइनस में 1 को लेकर आ जाओ, y इधर रहेगा, देयरफॉर आपका y इज इक्वल टू x माइनस 1। जो भी आप वैल्यू सपोज करेंगे x की, उसमें से 1 माइनस कर देना तो आपको आ जाएगा। तो समझ लीजिए मैं अगर 0 मान लेता हूँ तो -1 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0,-1। अगर आप 2 ले लेते हो, है ना, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो 2,1 आ जाएगा। इस तरह से अगर आप 3 ले लेते हो, 3 ले लोगे, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो 3,2 आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इस तरह से 3 कोऑर्डिनेट आपके बन जाएंगे। बस अब आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पेपर तो होगा ना आपके पास, उसके ऊपर आप इसको प्लॉट कर लीजिए, तो आपका जो है इक्वेशन बन जाएगा, है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, ठीक, इजी है ना, करिए। नाउ सेकेंड वन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो भी आपको इक्वेशन दिया है y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करेंगे आप। कंपेयर करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से a का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, b का आ जाएगा आपका -2, c का आ जाएगा आपका -7। तो यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट कैसे निकालते हो, -b/a, है ना। तो फॉर्मूले का माइनस और b का वैल्यू खुद -2 और a आपका 1, तो माइनस माइनस +2 हो जाए।
यानी देयरफॉर आपका अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, आपका आ गया 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 2 आ गया। नाउ अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो जिसका फॉर्मूला सी अपॉन है। प्रैक्टिस सेट 2.5 में ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, और ये जो क्वेश्चन इस वक्त आप देख रहे हो ये आपकी प्रैक्टिस सेट 2.5 से पहले एक सॉल्व प्रॉब्लम है, वो है ये। तो -7/1 दैट इज -7। तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा क्या आपका -7 है। अब अपने पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कैसे आएगा भाई वो, तो आपने ये तो देखा है ना, अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा है ना आपने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, देखा है ना सब। तो जहाँ ए है ना वहाँ अल्फा रख दीजिए, जहाँ बी है वहाँ बीटा रख दीजिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 2 है, रख दीजिए 2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं एक बाजू बाजू में लिख लेता हूँ और 2 अल्फा बीटा यहाँ रख देता हूँ, है ना। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो फाइंड करना है अपना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये तो हमको फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही रहने दो। और अल्फा इंटू बीटा क्या -7 है, तो 2 इंटू -7 कितना हो जाएगा, ये 2 7 जा 14 हो जाएगा ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 7 जा 14 और ये 4 -14 अगले स्टेप में यहाँ ले लो। तो 14 + 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर क्या आ गया आपका, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हाँ, अब आपको बोलता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी लाना है आपको। तो जैसे आपने ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, आपने 8th क्लास में चैप्टर 5 में एक्सपेंशन फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वहाँ वो आपको यूज करना है। मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, मुझे याद है ना। तो क्या है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, ये है ना। बस जहाँ a है वहाँ अल्फा रख दो, जहाँ b है वहाँ बीटा रख दो। रख दिया हमने, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ ये प्लस बीटा क्यूब। अब आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 2, तो 2 का क्यूब। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब आपको फाइंड करना है, वो एक साइड यहाँ बाजू में ले लो। यहाँ पर 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इस तरह से पुट कर दो। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना, 8 हो जाएगा ये। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एज इट इज, क्योंकि फाइंड करना है। 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका -7, अल्फा प्लस बीटा आपका 2 है, मल्टीप्लाई कर दो भाई इसको फटाक से, है ना, जल्दी से। तो प्लस माइनस माइनस 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 -42 नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। तो 8 + 42 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आएगा 50। देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक हो गया ना सॉल्व। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर जो है पता होना चाहिए, तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, A balloon vendor has two red balloons, 3 blue balloons, 4 green balloons. How many balloons, है ना। तो S इज इक्वल टू, आप ऐसा बताएंगे 2 रेड ना, तो R1 R2, है ना, और 3 ब्लू यानी B1 B2 B3, ग्रीन बलून्स तो G1 G2 G3 G4। तो 4 बलून्स हो गए। तो टोटल कितने हुए, नंबर ऑफ एस कितना हो गया 5 9 बलून्स हैं टोटल। अब पहला हमारा जो इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है वो क्या है, अ रेड बलून। ही वांट टू चूज वन ऑफ देम अ रैंडम टू गिव इट टू प्रणाली। जो बलून वेंडर है प्रणाली नाम की एक लड़की को एक बलून देना चाहता है, तो वो रैंडमली एक बलून निकाल के देता है प्रणाली को। तो नंबर 1 चांस क्या है उसका, जो बलून है वो रेड बलून है, तो रेड बलून में तो R1 और R2 ही आएंगे, है ना। तो 2 ही आउटकम्स है इसमें, तो N ऑफ A कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A डिवाइड बाय N ऑफ S। सबको मालूम है इसका फॉर्मूला। तो 2/N
9 हो जाएगा ये, है ना। ये पहला हो गया आपका। सेकेंड, बी ऐसा इवेंट है इसने बोला है जिसमें अब ब्लू बलून है, तो ब्लू बलून मीन्स जितने भी ब्लू बलून है सारे लिखने पड़ेंगे, B1 B2 B3। तो आपका एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पी ऑफ बी कैसे निकालेंगे आप, एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस, यानी 3 डिवाइड बाय 9, तो 3 बन जाते 3 3 9, यानी 1/3 आपका आंसर आ गया। थर्ड वाला जो इवेंट है वो सी आप ले लेना, उसमें क्या बोला इसने, अ ग्रीन बलून। ग्रीन बलून कितने हैं, 4 है, G1 G2 G3 G4, इस तरह से एन ऑफ सी आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पी ऑफ सी आपका क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी डिवाइड बाय एन ऑफ एस, यानी 4/9 आपका आंसर आएगा। जो कि डिवाइड नहीं होता वो वैसे ही रहेगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा ये, ठीक हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। मीडियन फाइंड करना है भाई, है ना। सबसे पहले तो आप काम करेंगे, क्या करेंगे, ये जो क्लास है जो यहाँ दिया है उसको पहले आप ऐसे लिख लेंगे, क्लास 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16। फिर फ्रीक्वेंसी क्या है, 150, 500, 300 और 50। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 150 का 150 एज इट इज यहाँ लिखेंगे, 150 है ना। नेक्स्ट में आपको ये 150 यहाँ पर नीचे लिखना है और उसके अंदर ये 500 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 650, है ना। फिर ये जो 650 है उसको नीचे आपको ऐड करना है और उसके अंदर ये जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 300 वो आप ऐड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा ये 950। फिर ये 950 में ये नेक्स्ट टर्म जो है 50 ये आप ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000। और ये जो 1000 आपका है ना ये आपका एन है, क्या है, एन है। लेकिन अगर आपने देखा होगा, आपको फॉर्मूला याद होगा मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है ना। तो इसमें n/2 आता है, तो n अगर आपका 1000 आ गया तो n/2 कितना आ जाएगा आपका, 500, है ना। अब आपको चेक करना होगा कि 500 यहां पर जो है वो किसके नियर बाय में आता है, किसके नियर बाय में आता है। तो 500 देखो इसके नियर बाय में आता है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको मैं कलर थोड़ा दूसरा देता हूं ताकि ईलो कलर मारेंगे, ईलो कलर, है ना। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ अगर आप देखेंगे जो सिलेक्टेड क्लासेस में जो पहला नंबर होगा ये L1 होगा, यानी ये आपका जो है लोअर लिमिट ऑफ क्लास, यानी L1 नहीं L होगा, ये 10 होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी 500। और जो क्लास आपने सेलेक्ट की उसके प्रीवियस ईयर, उसके पीछे वाला जो है ना आपका CF होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो होगा 150, है ना। मीडियन के मेथड में आपने तो किया ही होगा। और H जो यहाँ पर फॉर्मूले में आ रहा है, H दैट इज गैप ऑफ क्लास, तो यहाँ पे कितना है, 2 का गैप है। तो ये सारी वैल्यूज जो है ना वो सब आप फॉर्मूले में पुटअप कर लीजिए। चलिए, तो L हो गया आपका 10, n/2 आ गया आपका 500, CF हो गया आपका 150, F हो गया आपका 500, H हो गया आपका 2। सारी वैल्यू रख दिए। अब सिंप्लीफाई करेंगे, अब करेंगे सिंप्लीफाई। तो 500 में से 150 गया तो कितना बचा, 350 अपॉन 500 इंटू 2। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5 यानी 10, 5 7 जा 35, है ना। तो 10 प्लस 7 2 जा 14, 14 डिवाइड बाय 10, है ना। फिर 10 प्लस ही हो जाएगा 1.4 हो जाएगा ये, क्योंकि डिवाइड में 10 है तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो 1.4 हो गया, तो ये हो जाएगा 11.4 आपका आंसर आ जाएगा। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये, आपको तो पूरा बायर्ड होगा इसका आंसर, है ना। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन इस तरह से ये यहाँ पे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बढ़ते हैं आगे, हॉट्स क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हॉट्स क्वेश्चन, गरम गरम सवाल। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है
इफ द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/n, mth टर्म क्या है 1/n है, और nth टर्म यानी tn कितना है आपको 1/m है, mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है, तो बोलता है देन शो दैट इट्स mth टर्म इज, अरे बाप रे बाप, mth टर्म जो है आपका 1 होता है। ओए होए होए होए, कैसा किया जाएगा? देखिए जो भी हमारा टर्म का फॉर्मूला है आपको तो पता ही है, tn का फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना। यहां पर पहले ना आप m रख दो, n क्या m रख दो, tm क्या 1/n रख दिया, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये समझ लो इक्वेशन 1 हो गई अपनी। इसी तरह से यही फॉर्मूले में tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें अब tn की यहाँ पे आप 1/m रख दो, है ना, तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई, है ना। दोनों इक्वेशन को ना आप क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, हाँ सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, वही 1/m, ये 2 इक्वेशन पहले लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, और यहाँ पर लिखेंगे 1/n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका जो साइन है वो बदल जाएगा। देखो जो a था प्लस में था वो माइनस हो गया, अभी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर 1/m माइनस 1/n इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो d कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1 और m माइनस 1, है ना, ये लिखने आपको आना चाहिए, d कॉमन निकाल लिया मैंने। ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चलिए थोड़ा आप लोगों को समझने के लिए, n माइनस 1 इंटू डी माइनस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n 1 जा m, है ना, और m 1 जा m, नीचे mn इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, d कॉमन निकाल लेते तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 माइनस m माइनस 1। देखिए भाई ध्यान से, यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट ओपन करते तो n माइनस 1 माइनस m माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1 प्लस 1 गया, तो क्या बचा यहाँ पर d n माइनस m बचा, और यहाँ पे n माइनस m अपॉन में mn चल रहा है, तो यहाँ अगर आप मैं n माइनस m कैंसिल कर दूँ तो यहाँ पर d का जो वैल्यू आ गया आपका क्या आ गया 1/mn आ गया, है ना, d का वैल्यू 1/mn आ गया। इसको उठा के आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, पहली वाली इक्वेशन में रख दो, ये वाली में, है ना, इसमें रख दो, तो 1/n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे 1/n रख दिया मैंने, a का वैल्यू फाइंड करना है हमको, m माइनस 1 डी क्या आपका, ये आ गया 1/mn, मल्टीप्लाई कर दो भाई इसको, 1/n वैसे ही रहेगा, a भी वैसे ही रहेगा, m से मल्टीप्लाई करें तो m अपॉन mn माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1/mn, क्या हो जाएगा भैया, m कैंसिल, है ना, तो 1/n a प्लस 1/n माइनस 1/mn, ये सब जो है ना यहाँ से इधर लेके चले जाओ आप, तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे नजर आएगा। देखिए अरे एक मिनट, चलिए मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से ताकि स्ट्रेट लाइन बन सके, है ना, चलिए तो a यहाँ पर रहेगा ना, तो 1/n के माइनस में 1/n के माइनस में 1/n आ जाएगा, और ये 1/mn प्लस हो जाएगा, तो देखो 1/n प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल, तो a का भी वैल्यू आपका क्या आ गया 1/mn आ गया। अब a का वैल्यू भी 1/mn और d का भी वैल्यू 1/mn। अब हम क्या करेंगे, वो जो फॉर्मूला ना हमारा कौन सा nth टर्म वाला, जिसमें हमको mn टर्म का को a बताना है ना, वो फॉर्मूला लगाएंगे,
जगह नहीं बची है, पेज खत्म हो चुका है। और यहाँ पे सेकंड एक मिनट, एक पेज ऐड करना पड़ेगा, पेज ऐड करना पड़ेगा, एक मिनट। चलिए यहाँ ऐड कर देते पेज, है ना, तो उसके बाद ही आएगा फौरन। अब एम एन टर्म मालूम करना, तो टी ऑफ एम एन ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, है ना, यही फॉर्मूला होगा ना। ए का वैल्यू भी आपके पास एम एन है, प्लस मैं टेढ़ा टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ, एक मिनट, है ना, वन अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी का भी वैल्यू वन अपॉन एम एन, है ना। मल्टीप्लाई करो तो उसको क्या होता है, वन अपॉन एम एन वैसे ही रहेगा, प्लस एम एन वन जा वन अपॉन एम एन, यानी एम एन अपॉन एम एन, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये प्लस वन अपॉन एम एन, ये माइनस वन अपॉन एम एन गया, एम एन अपॉन एम एन बच रहा है। सेम सेम नंबर कैंसिल होता है तो क्या बचता है, वन आता है, यही था ना, आ गया ना भाई, है ना, आ गया। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट पेज पे जो सोल्यूशन देखो यहाँ आ गया, यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पर हमारा एंड हो गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन था भाई वो, है ना, हॉट क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिए आप उसकी, एक से दो मरतबा करके देखिए आ जाएगा। देखिए सेकंड क्या बोला, अ फार्मर परचेज ऑफ वन काव एंड वन बफेलो फॉर 56,000 rupees. After some time he sold the cow at the profit of 20% and the buffalo at the profit of 13%. In this transaction overall he got 16% profit. In this transaction overall, अच्छा ओवरऑल मतलब 56 का जो ओवरऑल 16% उसको प्रॉफिट मिला। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द काउ एंड बफेलो, अच्छा काउ और बफेलो का प्राइस पता करना है, यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से बनाइए, दो क्वांटिटी के बारे में। लेट x be the cost price, it will be the cost price of cow and y be the cost price of buffalo। तो टोटल प्राइस कितना है इसका, x प्लस वाई इक्वल टू 56,000 रुपीज, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब इन्होंने क्या किया है, काओ पे 20% ना, तो 20% ऑफ काओ प्लस 13% ऑफ बफेलो, तो उसको ओवरऑल 16% मिला है किसका, 56,000 का। तो इसको कैसे लिखेंगे, 20x अपॉन 100, ये हो जाएगा 13y अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज के अपॉन में डिवाइड आता है ना, और 16 इंटू 56,000 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसल, है ना। यहां से क्या होगा, इसको रहने दो ऐसे, 20x अपॉन 100, 13y अपॉन 100, और ये हो जाएगा 16 इंटू 560, है ना, ये रहने दो इसको ऐसे ही। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ पर जो है ना एक और 100 जो है डिवाइड भी हट जाएगा, मतलब डिवाइड में से 100 हट जाएगा, और यहाँ पे 100 और मतलब 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, तो इस तरह से हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी ना। तो ये हो जाएगा 20x प्लस 13y, ये ऐसे क्यों हो रहा है ना, इज इक्वल टू, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एटी नाइन 6 और ये 30, इतना आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाने के बाद हमको सॉल्व कैसे करना होता है, या तो एलिमिनेशन मेथड से, या तो ग्राफिकल मेथड से, या तो
क्रैमर्स रूल से, तो क्रैमर्स रूल से तो नहीं कर सकते, बहुत लंबा हो जाएगा, हम एलिमिनेशन से ही करेंगे इसको, है ना। हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, है ना। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 20x प्लस 20y इज इक्वल टू 56 को 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 कैरी ओवर 1, 2 5 10 प्लस 11 11, और ये 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया और काफी बड़ा नंबर आया है ना। 11,20,000 आ रहा है इक्वल में। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखो, इसको इक्वेशन 3 से ना इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ऐसे आप लिखेंगे। हाँ, ये तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 20x प्लस 20y इज इक्वल टू 11,20,000 यहाँ लिखेंगे। और जो सेकंड इक्वेशन है 20x प्लस 13y इज इक्वल टू 8,96,000, है ना, यहाँ पे आ जाएगा। माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस करेंगे सबका साइन बदल जाएगा, ये गया तो इतना कितना बचा, 7y बचेगा ना इधर पे। 13 गया ना 20 में, तो 7y बचेगा। अब यहाँ पे माइनस करना आपको आना चाहिए 11,20,000 में से आपको 8,96,000 माइनस करना है। तो करिए, यहाँ से ले लेंगे तो ये तो 3 जीरो एज इट इज रहेंगे। 10 में से 6 गया तो 4, है ना। अब यहाँ 1 बचा है तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 11 में से 9 गया तो 2, तो ये जाएगा 22 लाख, नहीं 22 नहीं, 2,24,000, है ना। 2,24,000 आपका आंसर आएगा। अब अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो y इज इक्वल टू 224,000 डिवाइड बाय 7। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, एक बचा, 7 2 जा 14, और ये 3 जीरो। तो y का वैल्यू कितना है, 32,000 रुपीज। किसका प्राइस है ये, कॉस्ट प्राइस। y क्या सपोज किया था हम लोग ने, बफेलो। बफेलो का प्राइस कितना है, 32,000 है। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको पटक डालो इधर पे, मतलब कुछ इक्वेशन नंबर 1 में रख डालो। तो x प्लस y इज इक्वल टू 56,000, तो यहाँ पर x प्लस 32,000 इज इक्वल टू 56,000। बस माइनस कर दीजिए 56,000 में से 32,000 आप माइनस करेंगे, कितना आएगा, 24,000। यानी काउ जो है वो 24,000 रुपीज की है, समझे। देयरफॉर दी, लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर दी कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ 24,000 एंड बफेलो इज 32,000। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था लगता है। हाँ, बस कंडीशन अगर देखा जाए उसको, उसके हिसाब से तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ठीक है। चलिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा जीएसटी वाले से, फाइनेंशियल प्लानिंग से। लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड प्रिंटर कॉस्ट 82,000, सॉरी 8,260 रुपीज विथ जीएसटी टू अ कस्टमर फॉर 10,030 with GST. The rate of GST is 18%. Find the taxable of printer in each case. Also the amount of CGST and SGST to be paid by electronics. ओहो, अच्छा। पहले लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक प्रिंटर जो है सेल किया 8,260 रुपीज में एक कस्टमर को। मतलब उसका जो प्राइस था, एक्चुअल प्राइस था, मतलब जीएसटी के जब उन्होंने लिया था लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स ने, वो 8,260 रुपीज का था। उसको उन्होंने एक कस्टमर को सेल किया 10,030 रुपीज में। तो पहले जब इन्होंने परचेस किया था तो उसका टैक्सेबल अमाउंट था क्या, पहले हमको वो फाइंड करना है। तो हम क्या बोलेंगे, लेट एक्स बी द टैक्सेबल अमाउंट। अमाउंट का शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना। तो अगर किसी भी अमाउंट का टैक्सेबल अमाउंट है हमारे पास,
तो उस पर जीएसटी हम कैसे लगाते हैं, रेट ऑफ जीएसटी यानी 18%, है ना, परसेंटेज लगाते हैं ना उसका। तो इसका हो जाएगा x इंटू 18/100, यानी एक तरह से ये 18x/100 ये जीएसटी हो जाएगा। और कस्टमर ने यानी जो लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स ने जब परचेस किया था, एट द टाइम ऑफ परचेस, यानी आईटीसी हम लोग पहले फाइंड करेंगे, समझ रहे हो। तो कैसे मालूम करेंगे, जो टैक्सेबल अमाउंट था उस पर उसने साथ में जीएसटी दिया था, यानी x प्लस जीएसटी कितना 18x/100, और उन्होंने कितना दिया था 8,260 रुपीज। तो हम लोग जल्दी से टैक्सेबल अमाउंट निकाल लेंगे इसका। तो 100x क्रॉस मल्टीप्लाई करें इंटू 18x/100, और ये 8,260, तो ये हो जाएगा 118x, और ये 100 जो हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ में 8,260 के। अब आप क्या करेंगे, 100 इंटू 8,260 के अपॉन में 118 आ जाएगा, और x जो कि टैक्सेबल अमाउंट आपको मालूम करना है वो यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो हम यहाँ पे 2 के टेबल, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और ये 0। अब आपको नीचे देखो 59 नंबर आ गया है ना। तो 59 का टेबल एक तरह से बना के देखना पड़ेगा। 59 है ना, को कौन से नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते तो ऊपर का 413 आपको मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर कितना आ जाएगा देखते हैं, इसको साइड में रफ वर्क करके एक तरह से। सेवन नाइन ज़ा 63 होता है ना। तो 7 से अगर मैं इसको करूँ तो 63, 35, हाँ 413 आ गया देखो, है ना। तो 59 मतलब 59, 59 7 ज़ा 413, और ये जीरो इधर आ जाएगा। 70 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7,000 रुपीज़, जो इसका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा प्रिंटर का। यानी प्रिंटर का एक्चुअल प्राइस कितना है 7,000 है। तो हमको पहले क्या करना है, फाइंड क्या करना है जीएसटी फाइंड करना है दोनों प्राइस पे। ये अभी आईटीसी हमारे आने वाला है, देखो आईटीसी हमारा एक तरह से आ रहा है, ये है ना, आईटीसी आ रहा है हमारा। ये जीएसटी पहले मालूम करेंगे एट द टाइम ऑफ परचेस। तो ये 7,000 डिवाइड बाय 100 कितना हो रहा है, ये 18 7 ज़ा मल्टीप्लाई कीजिए 126, है ना, 126 होता है, ये 0। तो ये जीएसटी आया है, आईटीसी आया एक तरह से। ये क्या है आईटीसी, ये जो हम लोग ने फाइंड किया ना ये आईटीसी है, यानी एट द टाइम ऑफ परचेस जो लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स ने इतना टैक्स दिया था। अब आप क्या करेंगे, ये अमाउंट जो उन्होंने अब सेल किया है 10,030 रुपीज पे, उस पे आउटपुट टैक्स मालूम करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे 8,260 रुपीज रखा था इक्वल में, वैसे आप 10,000 कितना था 30 रुपीज, ये इक्वल में रखेंगे, और यहाँ पे आएगा आपका कितना, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, है ना, ऐसे ही x प्लस 18x/100 ऐसे ही सॉल्व होगा। तो इसको भी 100x प्लस 18x/100 10,030 रुपीज़ मल्टीप्लाई में 10,030 रुपीज़ के 100 में ऐसा, और यह आ जाएगा 118x। फिर इसका भी जो x का वैल्यू फाइंड करो, यानी एक तरह से कितना प्राइस है सेल करते टाइम, टैक्सेबल अमाउंट कितना बढ़ाया उन्होंने, है ना, वो फाइंड हो जाएगा आपको।
वही टू का टेबल, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 है ना, 2 5 ज़ा 10, 0, फिर और 0 लगाएंगे, कितना हो जाएगा ये, 2 5 ज़ा 10 हो गया, ये 0 लगा दिया हमने, और दो नंबर एक साथ लेना है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब 59 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि भाई ये 5015 आ जाए, 5 से, ये 15 से करके देखो कितना आता है, 885 आता है ना, 5 से करके देखेंगे तो 295 आता है। 59 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो भाई आप क्या कर दो, 5015 को ना 59 से डिवाइड कर लो, तो आपको नंबर पता चल जाएगा ना। तो मैं यही करता हूँ, 5015, 5015 को अगर हम डिवाइड करके देखते हैं 59 से, तो 85 आ रहा है, यानी 85 को से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो हमको 5015 मिलेगा, है ना, 85 आ रहा है हमारा, समझ रहे हो। तो 59 1 ज़ा 59, 59 8 5 ज़ा, है ना, 85 ज़ा 5015 आएगा हमारा, तो 85 इंटू 100 यानी 8500 रुपीज़, यानी आपका, उन्होंने टैक्सेबल अमाउंट फिर चेंज किया ना, क्योंकि आप उन्होंने सेल किया, लक्ष्मी प्रिंट प्राइज ने, क्या नाम है उनका, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स ने, तब ये एक्स का वैल्यू यहाँ पर रखिए आप, कहाँ पर, पहले तो उसको हटा देता हूँ मैं, ये हमारा जो रफ वर्क था ना, ये हटा दो यहाँ से। क्योंकि हमको फाइंड करना है आउटपुट टैक्स, तो हम क्या करेंगे, 118x अपॉन 18x अपॉन 100 है ना, तो हम क्या करेंगे 18x अपॉन 100 में, तो 18 इंटू कितना, x का वैल्यू आया 8500 अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 18 इंटू, साइड में सॉल्व करेंगे, 18 इंटू 85, तो आपका आ जाएगा 1530, ये आपका आउटपुट टैक्स आ गया, क्योंकि उन्होंने जीएसटी पेएबल मालूम करने के लिए बोला, जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल कैसे मालूम होता है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस किया जाता है, तो आउटपुट टैक्स आपका 1530 है, और इनपुट टैक्स आपका आया था, कितना आया था इधर पे, 1260 आया था, तो 1260 ये आप माइनस करेंगे, तो कितना आता है 270 रुपीज़। अब 270 का अगर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल भी मालूम करना चाहेंगे, तो यानी इसका एक तरह से डिवाइड करना है आपको, तो 2 1 ज़ा 2, 135 ना, 135 रुपीज़, है ना, हाँ 135 रुपीज़। तो इस तरह से ये आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन था, हॉट, जो कि हॉट्स क्वेश्चन था, इसमें ये जो डिवीजन वाला पार्ट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क आपको साइड में करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो जो नॉर्मली आपका 4.4 में, सॉरी 4.3 में जैसा टाइप के क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा बड़ा था, लेंदी था, लेकिन 4 मार्क्स का है ये, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलो ये पेज भी छूट गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बचा, देखिए आपको दो ही क्वेश्चन बचे अभी, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, जो दो लाइन दी गई है देखो आपको, ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दिया आपको, वाह 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 वाह, 3, -1। तो ये जो आपको दिया है ना, ये 3, -1, ये समझ लो एक तरह से कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई की वैल्यू है ना, नहीं एक्स का वैल्यू 3 है और वाई का वैल्यू -1 है, दोनों इक्वेशन में रख डालो। पहली इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 9, इस इक्वेशन में रख दो एक्स का वैल्यू, तो 3a हो जाएगा ये, माइनस बी इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 1 हो गई।
अब इसी इक्वेशन में, यानी ये जो सेकंड इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 5, इसमें भी आप ये रखो तो हो जाएगा 3b है ना माइनस ए इज इक्वल टू 5। समझे? तो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे माइनस ए प्लस 3b इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2 इसको ऐसा दे देंगे। ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगी, माइनस 3a प्लस 3 × 9b 3 × 5 = 15। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, 1 और 3 को ऐड कर देंगे तो देखो 3a कैंसिल हो जाएगा। तो 3a माइनस बी इज इक्वल टू 9 माइनस 3a प्लस 9b इज इक्वल टू 15। क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो ये देखो ये गया, 9b में से एक भी चलेगा तो 8 भी आ जाएगा, और 15 प्लस 9 तो 24 हो गई है। 8 3 ज़ा 24, तो बी का वैल्यू कितना का 3 आ गया। बी का वैल्यू 3 आ गया, उठा के रख दो किसी इजी इक्वेशन में। इक्वेशन 1 में रखते हैं पुट बी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो 3a माइनस बी इज इक्वल टू 9, तो 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 9। 3a 9 के प्लस में 3 चलेगा तो 9 प्लस 3 12, तो 3 बन जाते 3 4 जाते, तो ए का वैल्यू कितना का 4 आ गया। खत्म, ए और बी का वैल्यू आ गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओए होए, एज्यूम मीन मेथड से करना है। देखो यहाँ देख सकते हैं आप, एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए बोला है। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, हॉरिजॉन्टली जो है वर्टिकली बनाएंगे। क्लास कितना है, 36 से 40, 40 से 44, अच्छा कंटिन्यूस क्लास है, चलो थैंक गॉड, अच्छा है। 44 से 48, 48 से 52, 52 से 56, फिर 56 से 60, 60 से 64। काफी लंबा क्लास है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 7 10 7 7 9 एंड 4। इसको ऐड कर लो भाई, सिग्मा या समेशन एफ आई कितना हो रहा है। कितना हो रहा है टोटल, इसको टोटल करेंगे हम 6 प्लस, ये 50 हो रहा है ना, 50 हो रहा है। अब आपका अगला काम है एक्स आई यानी क्लास इंटरवल। कैसे फाइंड करते हैं आप क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ क्लास और अपर लिमिट ऑफ क्लास को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, जो नंबर आता है वो यहाँ लिखते हैं, है ना। तो पहले तो मैं ये लाइन बना लूँ ताकि अच्छे से सिस्टमेटिकली ज़रा ये, है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। एक लाइन यहाँ पे भी आ जाएगी, एक लाइन यहाँ पे भी दे देते हैं इधर पे। चलिए ठीक। तो 36 और 40 कितना हो जाएगा, 76, है ना। 76 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 2, है ना, 2 3 6, 2 8 6, 38 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ गैप देखेंगे आप, 4 4 का गैप है ना, तो 4 का गैप लेके आगे लिखो 42, 4 का गैप लेंगे तो 46, है ना। फिर 4 का गैप लेंगे तो कितना आएगा, 50, 54, 58, 62। ठीक, क्योंकि क्लास में जो गैप है वो 4 का गैप है ना, तो मैंने एक ही मर्तबा जो है यहाँ पर एक क्लास मार्क निकाला है और उसमें 4 4 का ऐड करते हुए लिख दिया मैंने। अगला कॉलम है हमारा डी आई वाला, जिस जो एक्स आई माइनस ए से बनता है ना, सबको पता होगा। चलो ये लाइन यहाँ पे बन जाएगी। अब ये बनेगी कैसे,
अगर मैं ए इसको ले लेता हूँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ए ना मिडिल टर्म लेते हैं। आपकी मर्जी, आप लीजिए, मैं ऊपर वाला नंबर लेता हूँ, वो थोड़ा इजीली होता है। तो इसी कॉलम में से अगर इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 4, 8, ठीक। 4 का टेबल बन गया देखो एक तरह से, है कि नहीं? चेक कर लूं, एक सही है, इक्वल है ना। नेक्स्ट जो कॉलम होता है हमारा एफ आई इंटू डी आई होता है, यानी इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई है। 6 इंटू 0 0, 7 4 जा 28, 8 10 जा 80, 12 7 जा 84, 16 7 जा कितना होता है 112, है ना। 2 9 जा 18, तो ये 180 हो जाएगा। और 24 4 जा कितना होता है 4 4 जा 60, 96, है ना। इसका भी टोटल करना है, सिग्मा या समेशन आपका एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, ये इसको टोटल करिए। इसको टोटल अगर हम करते हैं तो 180 प्लस, है ना, मैं साइड में इसको ऐड कर रहा हूं मैं, 84 80 28, तो ये आता है 580। ये तो 580। आपका काम क्या है, डी बार पहले फाइंड करना, क्योंकि मीन फाइंड करने के लिए एज्यूम मीन मेथड में पहले डी बार फाइंड करना होता है। तो सिग्मा या समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा या समेशन एफ आई। 580 डिवाइड बाय 50, 0 0 कैंसिल, 5 से 5 1 5, 5 1 5, है ना, 3 बचा, 5 3 जा, साइड में डिवाइड कर लीजिए इसको, कितना आता है डी बार 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, कर लेते साइड में, है ना। 11.6 है ना, 11.6 मतलब बराबर आ रहा था अपना, तो डी बार आ गया आपका 11.6। क्योंकि मीन मेथड जो एज्यूम मीन मेथड में ए प्लस डी बार इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो ए था आपका 38 और डी बार था आपका 11.6, तो कितना हो जाएगा ये 49.6 आपका जो है मीन आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे एंड होता है और हमारा ये जो पेपर है ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसको रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, और ये पेपर जो है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, है ना। और इसी तरह के पेपर्स के वीडियो के सोल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिए ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।